अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत होना, क्या पता आप जैसी ज़िंदगी दूसरों लोगों के लिए सपना हो। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं सोचते हैं कि काश मेरे पास साइकिल होती और उसके बाद फिर क्या होता है अगर साइकिल हो जाती है तो सोचते हैं काश मेरे पास मोटरसाइकिल होती। मोटरसाइकिल भी मिल गई तो उसके बाद सोचते हैं कि काश मेरे पास कार होती। तो मतलब ये इच्छाएँ जो हैं ये हमेशा बढ़ती जाती हैं, कभी कम नहीं होती हैं। तो देखिए होता क्या है कि अगर आपके पास मान लीजिए साइकिल है और आपके पास इतनी व्यवस्था नहीं कि आप कार खरीद सकें, तो आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं कि आप कार खरीद लें। लेकिन अगर नहीं है तो थोड़ा-सा संतोष कीजिए और अपने आप को मतलब फ्रस्ट्रेट मत कीजिए कि मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं पा रही है। क्योंकि ये सोचिए देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास समझ लीजिए पैदल चलने के लिए पैरों में चप्पल तक नहीं है। तो आपको तो कम से कम भगवान ने कार, मोटरसाइकिल जो भी है, ये सारी चीज़ दे रखी हैं तो उसमें संतुष्ट रहिए। क्योंकि संतोषम परम सुखम, अगर संतोष करेंगे तभी आप जो है असली सुख का आनंद प्राप्त कर सकेंगे। तो जो चीज़ है उसके बारे में पहले फ़िक्र कीजिए, जो चीज़ नहीं है उसके बारे में चिंता मत कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 11 नवंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट पूछे गए सभी क्वेश्चन के सेक्टरों की। देख करंट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को अमेरिका का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो देखिए इनका नाम है जोसेफ रॉबनेट बाइडेन जूनियर। और दूसरा था कि हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा प्रबंधित और संचालित हवाई अड्डों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए किसके साथ में समझौता किया है। तो देखिए ये समझौता भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम के साथ मिलकर, ठीक है। और तीसरा था कि वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए इसकी अध्यक्षता की थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और चौथा था कि हाल ही में किस व्यक्ति को 2020 से 23 की अवधि के लिए अंतर संसदीय संघ यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए व्यक्ति आपके हैं दुआर्ते पचीको। और पांचवा था कि किस राज्य में अधिक उद्योगों को आकर्षित करने के लिए बिजली शुल्क में 20 साल की छूट देने की घोषणा की गई है। तो देखिए ये राज्य आपका हरियाणा है। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटर व्हील सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में भारत के सबसे लंबे जो है सिंगल लेन मोटर व्हील सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड राज्य में। और ये ब्रिज कुछ इस प्रकार से दिखता है और इसकी क्या खास बात है मैं आपको देता हूँ। देखिए अभी हाल ही में 9 नवंबर 2020 को जो है उत्तराखंड राज्य का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया। मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियोस में। और देखिए इसको चिन्हित करने के लिए अभी हाल ही में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनके द्वारा उत्तराखंड के डोबरा चांटी झूला सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया। देखिए जो आपका ये डोबरा चांटी झूला सस्पेंशन पुल है, इसका क्या खास बात है। देखिए ये पुल जो है ये 725 मीटर लंबा है, ठीक है। कितना लंबा है 725 मीटर लंबा। और इसे जो है 14 सालों में टिहरी झील के ऊपर 2.95 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जो भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटर व्हील सस्पेंशन ब्रिज है ये कहाँ बनाया गया है उत्तराखंड में। और इस ब्रिज का नाम क्या है, इसका नाम है डोबरा चांटी झूला सस्पेंशन पुल। और इसकी लंबाई है 725 मीटर और इसको 14 सालों में टिहरी झील के ऊपर बनाया गया है 2.95 करोड़ रुपए की लागत से। और देखिए जो आपका ये ब्रिज है इसका नाम है डोबरा चांटी झूला पुल, ठीक है। ये टिहरी और प्रतापनगर के बीच की यात्रा को मतलब यात्रा के समय को जो है 5 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे कर देगा। तो इसकी खास बातें याद रखिएगा। और अब थोड़ा सा हम बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में। देखिए आपका उत्तराखंड है ये पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, लेकिन इसको डिवाइड किया गया सन 2000 में और फिर एक नया राज्य बना उत्तराखंड। और उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानियां हैं, पहली आपकी है देहरादून और दूसरी आपकी है गैरसैंण। देखिए बिहाली में गैरसैंण को जो है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और उत्तराखंड में देखिए 6 पॉपुलर नेशनल पार्क हैं। पहले का नाम है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देखिए जो आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा चुका है, याद रखिएगा।
कि जो आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा आपका है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। और तीसरा है फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर भी उत्तराखंड में स्थित है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में स्थित है और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में ही स्थित है। दूसरा कि हाल ही में किस देश ने H1N2 वायरस से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना दी, जो कि स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है। तो देखिए ये देश आपका कनाडा है और अभी हाल ही में देखिए कनाडा का जो आपका पश्चिमी प्रांत है इसका नाम है अल्बर्टा, वहां पर जो है ये H1N2 वायरस है इसका संक्रमण देखा गया है। देखिए जो आपका H1N1 वायरस एक हुआ करता था 2007-8 में, ये काफ़ी चर्चा में आया था। इसके संक्रमण से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसी H1N1 वायरस का जो है ये एक दुर्लभ किस्म है जिसका नाम है H1N2 वायरस, ठीक है। देखिए एक बीमारी है स्वाइन फ्लू, ठीक है। तो स्वाइन फ्लू होता है H1N1 नामक फ्लू वायरस के कारण। और H1N1 जो है ये एक प्रकार का संक्रामक वायरस है। ये सुअर, पक्षी और मानव जीन का एक संयोजन है जो कि सुअरों में एक साथ मिश्रित होता है और मनुष्यों में फैल जाता है। तो H1N1 के बारे में डिटेल शेयर किएगा। इसी का जो है एक उन्नत संस्करण यानी कि दुर्लभ किस्म आ गया है H1N2 वायरस। तो देखिए आजकल वायरसेस बहुत आ रहे हैं, पहले कोरोना आया फिर अब ये H1N2 भी आ गया है। अब देखिए कौन कौन और आते हैं। तीसरा प्रश्न की शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाते हैं। और 2020 के शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 2020 की थीम है साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल पेंडेमिक। और देखिए जो आपका ये शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस है, इस दिवस को साल 1999 में बुडापेस्ट में संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद और यूनेस्को के द्वारा विज्ञान पर विश्व सम्मेलन के अनुसरण में मनाया गया था। चौथा प्रश्न की किस देश में 120 वर्षों में पहली बार 500 मीटर ऊंचा कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्ति खोजा गया है। तो देखिए जो अब तक की जो है जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ये भी हाल ही में खोजी गई है ऑस्ट्रेलिया में। देखिए ऑस्ट्रेलिया के स्मिथ ओशन इंस्टीट्यूट ने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रेट बैरियर रीफ में, देखिए ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ वो स्थित है, तो ग्रेट बैरियर रीफ में जो है बड़े पैमाने पर प्रवाल भित्ति की खोज की है। देखिए जब का ये ऑस्ट्रेलिया का स्मिथ ओशन इंस्टीट्यूट है तो इसके एक अनुसंधान बोध जिसका नाम है फलकोर, तो फलकोर के द्वारा भी हाल ही में एक कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्ति खोजा गया है जो कि 500 मीटर ऊंचा है। और इसको जो है 120 वर्षों के इतिहास में माना जा रहा है कि ये अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्ति है। और जो आपका ऑस्ट्रेलिया का स्मिथ ओशन इंस्टीट्यूट है इसने अभी हाल ही में एक अंडर वाटर रोबोट भी तैनात किया, इसका नाम है सुबास्टियन, जो कि इस कोरल रीफ के बारे में और डिटेल्स पता लगाएगा। देखिए कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्ति क्या होता है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको मैं जो डाटा दे रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए प्रवाल भित्तियाँ आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये एक थोड़ा सा संरचना कुछ इस टाइप का दिखता है, कलरफुल होता है। देखिए प्रवाल भित्तियाँ जो है इनको प्रवाल शैल श्रेणियाँ भी कहते हैं और अंग्रेजी में इनको कोरल रीफ कहते हैं। ये समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो कि प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं। और ये वस्तुतः जो है ये छोटे जीवों की बस्तियां होती हैं। देखिए आपको यहाँ पे इस कोरल रीफ के पास में छोटी छोटी मछलियां वगैरह दिख रही होंगी, तो ये जो है वस्तुतः छोटे जीवों की बस्तियां होती हैं। साधारणतः प्रवाल शैल श्रेणियां जो है ये उष्ण और उथले जल वाले सागरों विशेषकर प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन में स्थित अनेक उष्ण अथवा उपोष्णीय द्वीपों के समीपीय में बहुतायत में पाई जाती हैं। देखिए जो आपका प्रवाल होता है ये मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधों में पाया जाता है क्योंकि इनके जीवित रहने के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्तियों या फिर प्रवाल शैल श्रेणियों के बारे में ये डिटेल्स नोट कर लीजिएगा। पांचवा की हाल ही में चर्चा में रहे नार्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के साथ कितने देश जुड़े हुए हैं। तो देखिए इस नार्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के साथ टोटल 8 देश जुड़े हुए हैं। और ये देश कौन से हैं, देखिए ये देश आपके हैं डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे और स्वीडन। यहाँ पे आप इसको मैप में भी देख सकते हैं। और ये चर्चा में क्यों आया, देखिए हाल ही में भारत का इस संगठन नार्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के साथ जो है एक सम्मेलन किया गया था और भारत का ये पहला सम्मेलन था इस नार्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के साथ में। और इस सम्मेलन को संबोधित किया भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने, तो इसके बारे में याद रखिएगा। देखिए एक खास बात और याद रखना है कि इस नार्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क का जो स्थापना है 1992 में हुआ था, ठीक है।
और इसके मेंबर्स कौन हैं? डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे और स्वीडन। छठा प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बना? तो देखिए अभी हाल ही में केरल जो है ये हिस्सा बना है इस पढ़ना लिखना अभियान का। पढ़ना लिखना अभियान जो है देखिए ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया पढ़ने और लिखने का एक अभियान है और इसका टारगेट यानी कि लक्ष्य है 2030 तक पूरे भारत में पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना। और देखिए अगर पूर्ण साक्षरता चाहिए तो बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, जो पुराने लोग हैं उनको भी पढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए इस योजना का लक्ष्य जो है पूरे भारत भर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और इससे अधिक आयु समूह के जो 57 लाख निरक्षर व्यक्ति हैं उनको साक्षर बनाना है। तो मैक्सिमम क्या होता है लड़के जो है हाई स्कूल पढ़ते हैं 14 साल 15 साल तक जो है। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो है वो पढ़ाई नहीं करते हैं, अगर उनको फिर से रीस्टार्ट करना अपनी पढ़ाई को तो 15 वर्ष से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, मतलब बच्चे क्या है वो वयस्क हो चुके हैं होते हैं लगभग, तो 15 वर्ष से ऊपर के आयु समूह के जितने भी लोग हैं, देखिए इनका डाटा आया था कि उसमें बताया गया कि 57 लाख निरक्षर वयस्क हैं वर्तमान में। वयस्क मतलब 18+ की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि लगभग किशोर भी बोल सकते हैं। तो 15 के ऊपर जितने भी लोग हैं लगभग जो डाटा है 57 लाख निरक्षर उनको टारगेट किया गया है कि इनको 2030 तक जो है साक्षर बनाया जाएगा इस पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम के तहत। सातवां की हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 6 कैरियर रॉकेट से 13 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो देखिए ये देश आपका चीन है, इसने भी हाल ही में लॉन्ग मार्च 6 कैरियर रॉकेट से कुल 13 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। देखिए मैं आपको एक चीज़ अलर्ट कर दूं, देखिए हमारे जो एग्जामिनर हैं उनको एक चीज़ जो है मतलब बहुत ही फोकस करते हैं, क्या करते हैं वो, पाकिस्तान ने कौन कौन से रॉकेट कौन कौन से मिसाइल कौन कौन से लड़ाकू विमान मतलब किसका परीक्षण किया, किसको लॉन्च किया, किसका ट्रायल किया, ये पूछ लेता है। और चीन का तो एक भी नहीं छोड़ता है, चीन ने कौन कौन से उपग्रह लॉन्च किए, किसके दौरान लॉन्च किए। तो चीन और पाकिस्तान में जितनी भी घटनाएं होती हैं उसको विशेष रूप से आप ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि अगर आप IAS बनते हैं और मान लीजिए आपको जो है विदेश मंत्रालय में सचिव अपॉइंट कर दिया गया, तो आपको अगर इन दोनों देशों के बारे में पता ही नहीं होगा कुछ, तो आप कैसे एक्शन लेंगे कि कौन क्या करता है। तो इसीलिए ये डिटेल्स एग्जाम में पूछी जाती है कि इस देश ने कौन सा मिसाइल लॉन्च किया है, किसका क्या अगला रणनीति है, कौन भारत पे हमला करने की सोच रहा है, किसकी क्या रणनीति है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें करंट अफेयर के एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए अभी हाल ही में चीन में जो है वहाँ पर जो आपका ताई युवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है वहाँ से जो है लॉन्ग मार्च 6 कैरियर रॉकेट द्वारा 13 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। और इन 13 उपग्रहों में जो है अर्जेंटीना के टोटल 10 उपग्रह थे और इस प्रक्षेपण को अभी हाल ही में चीन के द्वारा विदेशी उपग्रहों का सबसे बड़ा प्रक्षेपण कहा जा रहा है। देखिए जो आपका लॉन्ग मार्च है, ठीक है, लॉन्ग मार्च 6 कैरियर रॉकेट, तो ये जो है इस श्रृंखला का 351वां लॉन्चिंग था, किसके द्वारा, चीन के द्वारा। और आठवां की किस व्यक्ति को जापान सिंहासन का नया उत्तराधिकारी घोषित किया गया है? देखिए जापान ऐसा देश है जहां पर अभी भी राजशाही चल रही है, यानी कि वहां पे अभी भी किंग होते हैं। और वर्तमान में जो जापान के किंग यानी कि इम्परर यानी कि बादशाह हैं, इनका नाम है क्या, नरुहितो। और इनके एक बेटे हैं जिनका नाम है अकीशिनो, ठीक है। तो अकीशिनो होता क्या, देखिए राजा का जो बेटा होता है आगे चलकर वही राजा बनता है, यानी कि राजा का उत्तराधिकारी कौन होता है, राजा का बेटा। तो वर्तमान में जो आपके जापान के बादशाह हैं इनका नाम है यानी कि किंग जो है इनका नाम है नारुहितो और इनके बेटे हैं अकीशिनो। तो अकीशिनो जो है यानी कि जो आपके जापान के क्राउन प्रिंस है अकीशिनो, इनको जापानी सिंहासन का अभी हाल ही में अगला उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। देखिए इसके पहले 2019 में क्या हुआ था, जो आपके वर्तमान किंग है नारुहितो, इनके पिताजी एक्सपायर कर गए थे और इसके बाद फिर जो आपके नारुहितो जो है ये 2019 में जो है ये किंग बने थे जापान के। तो अभी आपको दो चीज़ याद रखनी है कि जापान के वर्तमान में किंग कौन है, नारुहितो, और जापान के जो किंग के बेटे हैं जिनका नाम है अकीशिनो, इनको अभी हाल ही में जापान के सिंहासन का नया उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। तो जब तक जो है जो आपके नारुहितो जिंदा हैं ये किंग बने रहेंगे, लेकिन इनके मरने के बाद इनके बेटे अकीशिनो जो है ये किंग बन जाएंगे जापान के। देखिए जापान की कैपिटल टोक्यो है, जापान की करेंसी है जैपनीज और जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा और जापान की पॉपुलेशन है 12.65 करोड़। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया? तो देखिए अभी हाल ही में जो है जब असम राज्य है, असम राज्य की तेजपुर लीची को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है। देखिए असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, असम के राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी और असम के कुछ प्रमुख लोक नृत्य आपके हैं बिहू नृत्य,
बगरुम्बा, भोराल नृत्य और झूमुर नृत्य। तो ये चारों नृत्य याद रखिएगा। खासतौर से बिहू जो है ये असम का लोक नृत्य है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। लेकिन जो सबसे खास बात रखना है कि असम राज्य की जो आपकी तेजपुर लीची है, इसको अभी हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है। 10वां की जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो देखिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 को जीता है एस हरीश ने। देखिए जो आपके एस हरीश हैं ये एक मलयालम लेखक हैं और इनको इनके उपन्यास जिसका नाम है मुस्टैच, ठीक है, तो मुस्टैच के लिए जो है इस जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। देखिए जो आपका ये बुक है जिसका नाम है मुस्टैच, तो इस मुस्टैच नामक उपन्यास को फिर बाद में ट्रांसलेट किया गया, यानी कि अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया जयश्री कलाथिल के द्वारा, और इसे जो अभी हाल ही में हार्पर कॉलिन्स इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं इस जेसीबी साहित्य पुरस्कार का जो प्राइस मनी होता है ये कितना होता है, क्योंकि कई सारे पुरस्कार ऐसे होते हैं जिनकी प्राइस मनी एग्जाम में पूछ ली जाती है। देखिए जो आपका जेसीबी साहित्य पुरस्कार है, ठीक है, ये जो है साहित्य में दिया जाने वाला भारत का सबसे महंगा साहित्य पुरस्कार माना जाता है। और इस पुरस्कार के तहत जो इसके विनर होते हैं मलयालम लेखक होते हैं। देखिए ये मलयालम लेखकों को ही खाली दिया जाता है। तो जो इस पुरस्कार के विनर यानी कि मलयालम लेखक होते हैं उनको 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और देखिए जो इनकी मलयालम पुस्तक का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करता है तो इसके अनुवादक को भी जो है 10 लाख रुपए का अतिरिक्त राशि प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे दो विनर हैं, एक हैं एस हरेश, इनको कितना मिलेगा 25 लाख रुपए, और इनकी जो पुस्तक है मुस्टैच, ठीक है, इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया जिन्होंने, जिनका नाम है जयश्री कलाथिल, इनको 10 लाख रुपए मिलेगा प्राइज मनी। 11वां की पेट्रोनेट एलएनजी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए जो आपका पेट्रोनेट एलएनजी है इसके नए अध्यक्ष बने हैं अक्षय कुमार सिंह, यानी कि AK सिंह। देखिए जो आपके अक्षय कुमार सिंह है ये प्रभास सिंह की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में अपना 5 साल का जो कार्यकाल था उसको पूरा कर लिया। और जबकि ये कंपनी है पेट्रोनेट एलएनजी, देखिए ये जो है इंडियन ऑयल कारपोरेशन, गेल ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन और BPCL का एक संयुक्त उद्यम है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट में। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस अभिनेत्री के द्वारा अभिनीत और सह निर्मित भारतीय फिल्म नटखट ने बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार जीता? तो देखिए इसका आंसर बताइए। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज कर दिया गया है? उत्तर बताते रहिए। तीसरा कि हाल ही में किस राज्य में हजीरा और घोघा के बीच में रो पैक्स नौका सेवा शुरू किया गया है? बताइए। चौथा है कि हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने? आंसर बताइए। और पांचवा कि मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन के नए संरक्षक कौन बने? आंसर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।